और अब शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। गलवान झड़प पर चीन का झूठ बेनकाब हुआ। भारत के रणबांकुरों की वीरता के पक्के सबूत सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए सामने आए। चीन ने अलग अलग जगहों पर कब्रें बनाई। गलवान झड़प पर चीन के झूठ का पर्दाफाश हुआ। गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की 36 कब्र दिखी। भारत ने गलवान में चीनी सैनिकों को मारा था और चीन ने अपने सैनिकों के परिवार से झूठ बोला। चीन ने अपने सैनिकों की मौत का सच भी छिपाया। कब्रिस्तान की लेटेस्ट पिक्चर सामने आई है, जिसके बाद अब पीएलए में बगावत शुरू हो चुकी है। 100 सेकंड में ये पूरी खबर। गलवान पर सबसे बड़ा खुलासा। 15 जून की रात भारतीय सेना के शौर्य का सबूत। कब्रिस्तान की लेटेस्ट पिक्चर। ड्रैगन के एक एक झूठ का पर्दाफाश देख लीजिए, समझ लीजिए, गिन लीजिए। गलवान में चीन के कितने सैनिक मारे गए? 1, 2, 3, 4, 5। नजर डालते रहिए, गिनते रहिए। कब्रें ही कब्रें। गलवान में ढेर हुए चीन के 36 जवानों की कब्रें। कब्रिस्तान पीएलए की कब्रों से भरा हुआ है। तस्वीरों में रेड आर्मी की कब्रें लाइन से बनी हुई हैं। कब्रिस्तान की लेटेस्ट पिक्चर चीन की मक्कारी का सबसे बड़ा सबूत है। गलवान में हुई ड्रैगन की पिटाई का सबसे बड़ा प्रूफ है। देखिए सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर गलवान के एक्सक्लूसिव सबूत। 15 जून की रात हिंदुस्तानी योद्धाओं के शौर्य का सबूत। ड्रैगन आर्मी के कब्रिस्तान से मिली तस्वीरों से अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। गलवान झड़प पर चीन के झूठ का पर्दाफाश। गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की 36 कब्र। भारत ने गलवान में चीनी सैनिकों को मारा था। चीन ने अपने सैनिकों के परिवार से झूठ बोला। चीन ने अपने सैनिकों की मौत का सच छिपाया। चीन हमेशा से ये झूठा दावा करता रहा है कि 15 जून की रात हिंदुस्तान के साथ झड़प में उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और उसने कभी भी मारे गए सैनिकों के बारे में खुलासा नहीं किया। अब 15 जून के सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं। कब्रिस्तान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबूत हैं कि चीन के सैनिकों को हिंदुस्तान के शूरवीरों ने गलवान घाटी के पहाड़ पर पटक पटक कर मारा था। इस झड़प में मारे गए चीन के 36 सैनिकों की कब्र सबूत के तौर पर आपके सामने है। गर्दन मरोड़े जाने से ज्यादातर चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। गर्दन की चोट के कारण दम घुटने से मरे थे चीन के सैनिक। चीन में झूठ से रेड आर्मी का मनोबल टूटा है और पीएलए में बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर सेना का अपमान करने के आरोप लग रहे हैं। आपको दिखाते हैं कैसे हिंदुस्तान के शौर्य से अब तक चीन में खलबली मची है। एलएसी पर हुई झड़प में चीन लगातार झूठी कहानियां गढ़ता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के जाबाजों ने गलवान घाटी को चीनी चांडालों का कब्रिस्तान बना दिया था। एक एक जवान ने कई चीनियों को ढेर कर दिया था। चीन से आई कब्रिस्तान की लेटेस्ट तस्वीरें गलवान घाटी के युद्ध का सबसे बड़ा प्रमाण है। चीनी कब्रिस्तान की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि उस रात चीनी कैंप पर भारतीय सैनिक कहर बनकर टूटे थे। चीन के 37 सैनिकों के शव गलवान में बिछे पड़े थे। 36 के शव हॉस्पिटल से सीधे तिब्बत में दफना दिए गए। मरने वाले चीनी सैनिकों की उम्र 28 से 35 साल थी। चीन ने ये सब इसलिए किया ताकि किसी को शक न हो। गलवान घाटी में चीन का एक कमांडर भी मारा गया था, लेकिन चीन के झूठे दावों की पोल अब खुल चुकी है। जिनपिंग के इस फरेब से चीन की पीएलए में असंतोष बढ़ रहा है। चीन की सेना में बगावत बढ़ रही है। ड्रैगन आर्मी कम्युनिस्ट सरकार के झूठ पर झूठ बोलने से खफा है। कायर चीन के कितने झूठ। चीन ने सिर्फ कमांडर के परिवार को ही शव सौंपा। कमांडर की मौत गलवान में हुई झड़प में बताई गई। मारे गए सैनिकों के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 2,50,000 युआन दिए गए। चीन ने मारे गए सैनिकों को सम्मान नहीं दिया। सैनिकों को सम्मान नहीं मिलने से पीएलए में असंतोष बढ़ा। चीन ने यह सब इसलिए किया ताकि किसी को शक न हो कि जिस चमगादड़ फौज के झूठे गुमान में चीनी रहते हैं उसकी औकात जमाने को पता न चल सके। पर हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के जाबाजों ने गलवान घाटी को चीनी चांडालों का कब्रिस्तान बना दिया था। एक एक जवान ने कई चीनियों को ढेर कर दिया था। गलवान की बलवान यानी कि भारतीय फौज ने चीन की हेकड़ी को चकनाचूर कर दिया था। धोखे से हमले के बाद गलवान घाटी में कई घंटों तक हाथापाई हुई थी। हिंदुस्तान के करीब 100 जवान थे, वहीं चीन के 400 से 450 सैनिक थे। बावजूद इसके हिंदुस्तान के योद्धाओं ने चीनी सैनिकों को जमकर पीटा। कई चीनियों की गर्दन तो कईयों की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली।
और इस वक्त की एक बड़ी खबर, चीन को समंदर में टक्कर देने की तैयारी, जिसके लिए 55,000 करोड़ की 6 पनडुब्बियों की बिडिंग की गई। चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत पर यह भारत का पलटवार। ये पनडुब्बियां भारत की ताकत बढ़ाएंगी। रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत इनका निर्माण किया जाएगा। भारत में ही इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा और प्रोजेक्ट के लिए 2 भारतीय शिपयार्ड रखे गए। कुल 24 पनडुब्बियां नेवी खरीदने वाली है। अगले 8 से 10 सालों में नेवी की तस्वीर बदल जाएगी। ड्रैगन को समंदर में टक्कर देने की तैयारी। 6 पनडुब्बियों के लिए शुरू होगी बिल्डिंग। 55,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट। पनडुब्बियां बढ़ाएंगी हिंदुस्तान की ताकत। 24 घातक पनडुब्बियां खरीदेंगी इंडियन नेवी। 8 साल में बदल जाएगी नेवी की तस्वीर। हिंदुस्तान की नेवी को अब समंदर में महाशक्ति बनाने का अभियान जोर पकड़ गया है। मोदी सरकार ने ड्रैगन की हिमाकतों का जवाब देने के लिए खजाने का मुंह नेवी के लिए खोल दिया है। हिंदुस्तान के स्वाभिमान के लिए समंदर में मोदी सरकार जबरदस्त चक्रव्यूह तैयार करेगी। इंडियन नेवी के लिए 6 विनाशक पनडुब्बियां तैयार करने के लिए 55,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी। मेगा प्रोजेक्ट की बिल्डिंग प्रोसेस अक्टूबर तक शुरू होने वाली है। ड्रैगन की बढ़ती ताकत के मद्देनजर ये पनडुब्बियां भारत की सामरिक क्षमता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगी और समंदर चीन की हिमाकतों का करारा जवाब देंगी। रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा। रक्षा मंत्रालय प्रोजेक्ट के लिए 2 भारतीय शिपयार्ड्स और 5 विदेशी रक्षा कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसे मेक इन इंडिया के तहत सबसे बड़ा उपक्रम माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये सभी 6 पनडुब्बियां बेहद एडवांस होंगी। एटमी हमला करने में सक्षम ये पनडुब्बियां ड्रैगन और पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं होंगी। समंदर का सिकंदर बनने के लिए इंडियन नेवी ने ऐसी 24 नई पनडुब्बियां खरीदने का मेगा प्लान बनाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सेना की बढ़ते दखल के चलते नेवी अपनी क्षमता बढ़ाने पर फोकस कर रही है, क्योंकि चीन के पास 50 से ज्यादा पनडुब्बी और करीब 350 पोत हैं। अगले 8 से 10 साल में जहाजों और पनडुब्बियों की संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में हिंदुस्तान भी अब चीन को जवाब देने की तैयारी में जुटा है। गलवान पर चीन को करारा झटका देने के बाद अब भारत ने चीन को सन्न कर देने वाला एक्शन लिया। हिंदुस्तान ने अपना युद्धपोत साउथ चाइना सी में उतार दिया, यानी कि चीन की नेवी के बिल्कुल पास भारत का युद्धपोत मंडरा रहा है। चीन हिंदुस्तान का यह पराक्रम देखकर दंग है। पूरे 58 साल बाद फिर ड्रैगन ने जंग की चाहत पाली है। एलएसी के पार चीन की सेना की हलचल बता रही है कि बीजिंग का वॉर रूम एक्टिव है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि जिनपिंग की आर्मी ईस्ट लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट इलाके में सड़क बनाने में जुटी है। ये वही सड़क है जो भारत और चीन के बीच 1962 की जंग में जंग की वजह बनी थी। भारत चीन के तनाव के बीच एक बड़ी खबर तिब्बत से भी आई। चीन की सेना ने तिब्बत से सटे 96 गांवों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गांव के लोगों को भगाकर यहां मिसाइलें तैनात कर रही है। अब ये तो थी चीन की तैयारी। अब हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उससे बीजिंग की चूलें हिल चुकी हैं। जिस समूचे दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा ठोकता है, वहां हिंदुस्तान ने अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। अब साउथ चाइना सी में अमेरिका के न्यूक्लियर स्ट्राइकर ग्रुप रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज के साथ हिंदुस्तानी नेवी का युद्धपोत भी ड्रैगन नेवी को ओपन चैलेंज दे रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बीते 120 दिनों से साउथ चाइना सी में जंगी तनाव बरकरार है, लेकिन हिंदुस्तान ने चीन की चौखट पर अपने शक्ति सामर्थ्य को इतने खुफिया तरीके से पेश किया है कि चीन को इस बात का पता तक नहीं चला। इंडियन नेवी इस वक्त साउथ चाइना सी के अलावा मिशन अंडमान में भी व्यस्त है। मलक्का स्ट्रेट में पीएलए की नेवी को ब्लॉक करने के लिए भारत के फ्रंटलाइन जहाज डटे हैं। मलक्का स्ट्रेट वो इलाका है जहां से समंदर में हर रोज करोड़ों का कारोबार होता है। चीन की नौसेना इसी रास्ते से इंडियन ओशन में घुसती है। चीन के कई जहाज पूरी दुनिया से आकर इसी रास्ते चीन जाते हैं। अब यहाँ बहुत जल्द हिंदुस्तान की हुकूमत होने वाली है, यानी अब भारत की परमिशन से चीन के जहाज व्यापार करेंगे। आसमान से चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए MiG-29 के लड़ाकू विमान भी 24/7 हिंद महासागर में तैनात है। और अब साउथ चाइना सी में एंट्री मारकर हिंदुस्तान ने लाल साम्राज्य के तानाशाह को तिलमिला दिया है। भारत के साथ समंदर में अमेरिका को देखकर चीन और बौखलाया हुआ है। ये सारे संकेत चीन की तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
दुनिया में वर्ल्ड वॉर के खतरे के बीच महाशक्तियां कभी भी टकरा सकती हैं, क्योंकि अब रूस चीन के साथ मिलकर एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश में है जिससे अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर समंदर में होगा। नीचे नीला गहरा पानी होगा और आसमान में फाइटर जेट की शक्ल में सफेद शिकारी मंडराएंगे। वर्ल्ड वॉर का प्लॉट भी तैयार होने लगा है। अमेरिका और चीन के बीच टकराव चरम पर है और इन सब के बीच रूस भी अपनी सामरिक तैयारियों को धार दे रहा है। वर्ल्ड वॉर का पिक्चर ऑन। नीले समंदर में लड़ाई भयानक। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस और चीन। ये टक्कर भयंकर होगी। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है तो दूसरी तरफ महाशक्ति का दंभ भरने वाला ड्रैगन खड़ा है। इन दोनों के बीच रूस की एंट्री हो गई है, लिहाजा दुश्मनी का रंग और गहरा हो गया है। बताया जा रहा है कि रूस और चीन मिलकर एक सीक्रेट पनडुब्बी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नोवोस्ती की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और चीन नई परमाणु पनडुब्बी के डिजाइन पर सहयोग कर रहे हैं, जिसमें रूस की तरफ से फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन हिस्सा ले रही है। पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर रूस के पास अथाह अनुभव है। इस देश ने कई ऐसी पनडुब्बियों का निर्माण किया है जिसकी ताकत के सामने कोई देश नहीं टिकता। बताया जा रहा है कि रूस जहां चीन की पनडुब्बियों में फिट होने वाले हथियार और सोनार सिस्टम देगा, वहीं चीन अपनी आईपी तकनीक और लिथियम आयन की बैटरी प्रदान करेगा। इसकी मदद से दोनों देश एक ऐसा शक्तिशाली पनडुब्बी का निर्माण करेंगे जो समंदर में डिटेक्ट नहीं की जा सकेगी। मकसद साफ है, दुनिया में पावर सेंटर सिर्फ अमेरिका के इर्द गिर्द ही नहीं हो। इसके लिए रूस और चीन मिलकर तटीय सुरक्षा का घेरा और मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार ने जारी की है अनलॉक 4 की गाइडलाइंस और 30 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहने वाले हैं। इसके साथ ही 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, थिएटर अभी बंद रहेंगे। यूपी में बाहर से आने और जाने पर कोई रोक नहीं। ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की परमिशन अनलॉक 4 में दे दी गई। पूरे देश में कोरोना का आतंक है। एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ रिकवरी रेट में भी इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस को देखते हुए कई महीने के लॉकडाउन के बाद यूपी सरकार ने अनलॉक 4 की तरफ नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई गाइडलाइन में ज्यादातर केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं यूपी में क्या खुलने वाला है, क्या बंद रहेगा। यूपी में 30 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 21 सितंबर से अध्यापकों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्कूल और कॉलेज बुलाया जा सकता है। 20 सितंबर तक शादी समारोह में अधिकतम 30 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति जारी रहेगी। इसके बाद अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यूपी में 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेगी, यानी कि चरणबद्ध तरीके से मेट्रो चलाने के लिए अनलॉक 4 में अनुमति दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह के सभी सभागार बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी की ओर से स्थानीय स्तर पर कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सख्ती होगी। कंटेनमेंट जोन में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी को छोड़कर कोई भी शख्स अंदर न आ सकेगा और न बाहर जा सकेगा। और बड़ी खबर, देश में कोरोना से जुड़ी हुई आज की चिंता भरी खबर यह है कि भारत में कोरोना की रफ्तार में और इजाफा दर्ज किया गया। 24 घंटे में 79,457 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना महामारी से 960 लोगों की मौत हो गई है और मौत के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 36 लाख को क्रॉस कर चुकी है। सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिटानी ने सीबीआई के सामने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। सिद्धार्थ पिटानी ने कहा है कि सुशांत को उनके फ्लैट में
भूत प्रेत का आभास होता था। सुशांत की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वो खुद के घर में ही डरने लगे थे। क्या सुशांत को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थी? क्या सुशांत को बुरी आत्माएं दिखाई देती थी? अपने ही घर में सुशांत क्यों डरने लगे थे? सुशांत घर से दूर रहने के बहाने क्यों ढूंढते थे? सुशांत केस में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई की पूछताछ में जो बातें बताई हैं, वो चौंकाने वाली हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को सुशांत से पहली मुलाकात से लेकर सुसाइड तक की पूरी कहानी बयां की है। सिद्धार्थ के बयान में कुछ रहस्यमयी बातें भी सामने आई हैं। पिठानी ने सीबीआई को बताया है कि सुशांत पहले जिस क्रेपी हाइट सोसाइटी के फ्लैट में रहते थे, वहां उन्हें भूत प्रेत होने का आभास होता था। सुशांत को अक्सर लगता था कि उस घर के गेस्ट हाउस में कोई रहता है। पिठानी ने सीबीआई को बताया है कि जब रिया और उसका भाई शोभिक वहां रहने के लिए आए तो उन्हें भी ऐसी ही चीजें महसूस होती थी। पिठानी के बयान के मुताबिक अगस्त और सितंबर 2019 के दौरान सुशांत का काम पर से ध्यान हटने लगा था। वो अक्सर रिया के साथ वाटर स्टोन रिजॉर्ट में रहने लगे थे। पिठानी के मुताबिक सुशांत बहुत परेशान थे। जनवरी में जब सुशांत उनसे मिले तो उन्हें गले लगाकर रोने लगे। सुशांत ने रोते रोकते कहा था कि वो एक्टिंग छोड़कर पावना के फार्म हाउस में खेती करने वाले हैं। सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक सुशांत की तबीयत जून महीने के पहले हफ्ते में ज्यादा बिगड़ गई थी। पूरे लॉकडाउन में रिया सुशांत के साथ ही थी, लेकिन 8 जून की सुबह 11:30 बजे रिया अपना बैग भरकर घर से चली गई। उसी दौरान सुशांत को दिशा के मौत की खबर मिली। ये खबर सुनते ही सुशांत बेचैन हो गए। पिठानी के बयान के मुताबिक सुशांत ने दिशा की मौत की पल पल की जानकारी देने के लिए कहा था। फिर दूसरे दिन सुशांत ने मुझसे उनके पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग और डेट डिलीट करने के लिए कहा था। फिलहाल सीबीआई सुशांत केस से जुड़े हर किरदार से पूछताछ कर कई कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। सुशांत केस में एक नया नाम जुड़ा है। नाम है गौरव वारिया। गौरव वारिया वो शख्स जिसके साथ रिया चक्रवर्ती का चैट सामने आया और इसी चैट से ड्रग डीलिंग की बात भी सामने आई। पहली बार गौरव वारिया कैमरे पर भी दिखा। आज गौरव से ईडी पूछताछ करने वाली है। 100 सेकंड में ये पूरी खबर। एक तरफ सीबीआई के तीखे सवाल हैं, दूसरी तरफ ईडी का शिकंजा। सुशांत केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी की टीम आज बिजनेसमैन गौरव वारिया से मुंबई में पूछताछ करेगी। ईडी की नोटिस पर गौरव गोवा से मुंबई पहुंचे हैं। गौरव का नाम रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स वाले व्हाट्सएप चैट में आया था। रिया पर गौरव वारिया के साथ ड्रग्स के लेन देन के आरोप लगे हैं। शुक्रवार को ईडी ने इस मामले में गौरव वारिया को नोटिस भेजा है। खुद पर लग रहे आरोपों के बाद गौरव वारिया पहली बार कैमरे के सामने आए। गौरव को गोवा एयरपोर्ट पर कैमरे में कैद किया गया। इस दौरान जब उनसे सुशांत केस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया है कि इस केस से मेरा कोई कनेक्शन नहीं। मैं सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं मिला। साल 2017 में रिया चक्रवर्ती से ही मुलाकात हुई थी। नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017। शुक्रवार को ईडी की एक टीम गौरव वारिया के गोवा के होटल पर पहुंची थी, लेकिन वो मौके पर नहीं मिले। उसके बाद ईडी की टीम ने होटल पर नोटिस चिपकाते हुए 31 अगस्त से पहले एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स का एंगल निकलने के बाद रिया और गौरव समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के कई व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। इन्हीं में से एक चैट में वो गौरव वारिया से बात कर रही थी। 2017 में गौरव को भेजे गए मैसेज में दोनों के बीच प्रतिबंधित ड्रग्स को लेकर बात हुई थी। इस चैट के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि गौरव वारिया ही वह ड्रग पेडलर है जो रिया और सुशांत को ड्रग सप्लाई करते थे। और इसी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि आज एम्स की टीम मुंबई नहीं जाने वाली है। सीबीआई से और वक्त की मांग डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उनकी टीम ने की है। कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके एनालिसिस के लिए थोड़ा सा और वक्त लगेगा। सीबीआई ने सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने के लिए एम्स के 4 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई और इस टीम को एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता हेड कर रहे हैं। लेकिन अब खबर यह है कि सुधीर गुप्ता आज मुंबई नहीं जा रहे हैं। सीबीआई से और वक्त की मांग उन्होंने की।
तो सीबीआई रिया से लगातार पूछताछ कर रही है। पिछले 3 दिन में सीबीआई ने रिया से लगभग 26 घंटे की पूछताछ की। रविवार को भी सीबीआई ने रिया से पूछताछ की तो कई सवालों के सामने रिया घबराई हुई से नजर आई। आज भी सीबीआई रिया से पूछताछ करने वाली है। 3 दिनों में रिया से 26 घंटे पूछताछ। सीबीआई के सवालों में फंस गई रिया। सीबीआई का चक्रव्यूह, रिया की झुंझलाहट। सुशांत राजपूत की हत्या के आरोप में घिरी रिया अब अपनी ही गुत्थी में उलझती नजर आ रही है। सीबीआई के तीखे सवालों पर रिया की जुबान हलक में अटक रही है। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई की टीम लगातार रिया से पूछताछ कर रही है। पिछले 3 दिनों में रिया से करीब 26 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। रिया से पहली बार सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और कुक नीरज के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। सीबीआई हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने रविवार को रिया से पूछा कि सुशांत मानसिक रूप से बीमार थे और अगर वो बीमार थे तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से क्यों नहीं रोका। सीबीआई ने पूछा है कि क्या सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत को ड्रग्स दिए। रिया से सीबीआई ने पूछा है कि अगर सुशांत बहुत खर्चीले थे तो क्या रिया ने उनको कभी रोकने की कोशिश की। नीरज को रिया के सामने बिठाकर हुई पूछताछ में सीबीआई ने रिया से सुशांत के कार्ड से शॉपिंग करने को लेकर सवाल पूछे। सैमुअल ने बताया था कि रिया और श्रुति मोदी सुशांत के फ्लैट का सामान बेच रहे थे। इसको लेकर भी सवाल किए गए। रिया से यह भी पूछा गया कि सुशांत को बांद्रा वाले घर में डर क्यों लगता था। रिया के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने 8 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने शौविक और रिया दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ की। रविवार को शौविक से यूरोप ट्रिप से जुड़े सवाल किए गए। शौविक से पूछा गया कि यूरोप ट्रिप का सारा खर्च सुशांत ने क्यों उठाया, क्या उनकी तरफ से पैसे शेयर करने की पेशकश की गई थी। सीबीआई की टीम ने रिया और शौविक को सोमवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है। अभी तक दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ हुई है, लेकिन अब समझा जा रहा है कि दोनों से एक साथ सवाल जवाब किए जा सकते हैं। देश के कई हिस्सों में लहरें उफान पर हैं, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी में तूफान आ चुका है। घर, मकान, दुकान, वाहन सब बेकार हो चुके हैं और रोजी रोटी पर भी संकट मंडरा रहा है। बाढ़ लोगों को सता रही है। लहरों में उफान, संकट में प्राण। बारिश डरा रही है, बाढ़ कहर ढा रही है। सैलाब का कब्जा बढ़ रहा है, जिंदगी पर खतरा बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बाढ़ से बुरा हाल है। ये देखिए, नागपुर में सैलाब का सितम। बाढ़ के पानी में कई मकान समा गए, कई घर डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की 4 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी बाढ़ के प्रचंड तेवर दिखा रही हैं। ये देखिए, रायसेन में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए। पोती गांव में फंसे करीब 80 लोगों को नर्मदा नदी के जल प्रलय के बीच से निकाला गया। सभी लोगों को 20 किलोमीटर दूर बरेली लाया गया था। सीहोर में भी नर्मदा नदी किनारे सोमलवाडा गांव के 50 से ज्यादा ग्रामीणों को एयरलिफ्ट किया गया। नर्मदा नदी का पानी एमपी के साथ साथ गुजरात पर भी कहर बनकर टूटा है। भरूच जिले के कई हिस्सों पर बाढ़ का संकट बढ़ गया है। इस बीच 2 दिनों की लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में कारें पूरी तरह से जलमग्न हो गईं। घर और रास्तों का फर्क मिट गया। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी के तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। शिप्रा नदी किनारे महाकाल की नगरी उज्जैन बाढ़ में डूब रही है। लगातार बारिश के चलते रामघाट स्थित कई मंदिरों का सैलाब में विसर्जन हो गया। कई जगहों पर सड़कों पर सैलाब बह रहा है। सिवनी जिले के सुनवारा में बैन गंगा नदी पर बना नवनिर्मित पुल लगातार बारिश के चलते ढह गया, सैलाब में समा गया, जिसके कारण सैकड़ों ग्रामीणों का संपर्क टूट गया। छिंदवाड़ा में बाढ़ के बीच चारपाई पर सिस्टम दिखाई दिया। गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली, तो ग्रामीणों ने उफनती नदी के बीच जोखिम उठाया और जैसे तैसे गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। छिंदवाड़ा में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई गांव टापू बन गए। और अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। 2 लोगों ने छेड़खानी के एक आरोपी युवक की इस तरह से पिटाई की कि वो जिंदगी और मौत के बीच सांस ले रहे हैं। ये घटना यूपी के प्रतापगढ़ में हुई। 100 सेकंड में एक खबर देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 चाहे तो और गिनते जाओ, आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, पर इनके हाथ नहीं रुकने वाले, क्योंकि इन दबंगों ने तो ठान लिया है कि जब तक ये शख्स अपाहिज न बन जाए, जब तक इसकी जिंदगी बर्बाद न हो जाए, या जब तक इस शख्स की जान न चली जाए, ये गुंडे इसको पीटते ही रहेंगे। लेकिन ये गुंडे इस युवक की जान के दुश्मन क्यों बने हैं? आखिर क्यों इसे इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है? आखिर ऐसा क्या कर दिया है इसने?
तो सुनिए, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा थाने इलाके का है और इस युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि खुले में शौच करने गई नाबालिग लड़की के साथ इसने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने न केवल इसकी पिटाई की बल्कि इस कदर पीटा कि इसका बचना मुश्किल हो गया। एक बार फिर से देखिए इस वीडियो को। इंसान जब जानवर बन जाए, इंसानियत जब हैवानियत में बदल जाए और कोई जब बेरहमी की हद पार कर जाए तो ऐसा ही होता है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अगर छेड़छाड़ का आरोप सही भी है तो इसकी हरकतों की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी गई? इन आरोपियों पर दनादन डंडे बरस रहे हैं। इन दोनों लड़कों और पास खड़े तमाशाबीन बने ग्रामीणों को कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? आखिर एक अपराध को रोकने के लिए जो भयावह और आपराधिक रास्ता अख्तियार किया गया, अब उसकी सजा कौन मुकर्रर करेगा? हालांकि बताया जा रहा है कि युवक को पुलिस ने CHC में भर्ती कराया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस युवक को पीटने वाले आरोपी कब तक कानून की गिरफ्त में आते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के पौष इलाके गौतमपल्ली में रेलवे अधिकारी के घर जो डबल मर्डर हुआ, उस मामले में भूत के बाद अब एक जापानी नॉवल डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ह्यूमन का एंगल सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की नॉवल के जापानी लेखक ओसामू दजाई से प्रेरित थी। नॉवल में लिखी गई और इससे जुड़ी कई घटनाएं गौतमपल्ली डबल मर्डर से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। आपको ये भी बता दें कि लखनऊ में रेलवे के अधिकारी की बेटी ने अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी लड़की नेशनल लेवल की शूटर। लखनऊ डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मर्डर में भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की बात सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी बेटी के घर में नरकंकाल भी मिला है। लड़की के घर में रोती हुई स्माइली की फोटो भी मिली है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी बेटी ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। उसने बताया है कि मुझे भूत दिखते हैं। कल जब उसने अपनी मां और अपने भाई को मारा था तब भी उसे भूत दिखे थे। लड़की के हाथ पर कई जगह ब्लेड से कटे होने के निशान हैं। लड़की ने ब्लेड से काटकर अपने हाथ पर गॉड लिखा है। उसने डबल मर्डर की बात भी कबूली है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस जब वाजपेयी के घर पहुंची तो आरोपी लड़की किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। उसकी मनोस्थिति देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उस लड़की को एक इंजेक्शन दिया और इसी बहाने उसके हाथ पर लगे चोट देख लिए। उसके दाहिनी हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी बंधे होने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि मैंने खुद ही अपने हाथों पर रेजर से ये निशान बनाया है। लड़की ने कई तरह की अजीबोगरीब कहानियां पुलिस को सुनाई और आखिरकार घटना को अंजाम देने की बात कबूल कर लिया। लड़की अभी हिरासत में है, अपने घर पर ही है। मानसिक हालत ठीक न होने के चलते उसे रात में कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई थी। नेशनल लेवल की शूटर 16 साल की नाबालिग इस लड़की ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले बाथरूम के शीशे पर डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा। निश्चित तौर पे ये शब्द किसी नकारात्मक सोच की ओर इशारा कर रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपनी नानी को फोन कर घर बुलाया। शुरू में ऐसा लगा कि ये किसी बाहरी अपराधी की करतूत है, लेकिन बेटी के पूरी तरह से सुरक्षित होने पर शक पैदा हुआ। इजराइल और गाजा में टकराव जारी है। गाजा की ओर से इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े गए तो जवाब में इजराइल ने टैंक से हमास के आतंकी अड्डों को उड़ा दिया। गाजा की ओर से इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े गए। ये गुब्बारे छोड़ने का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। दक्षिणी इजराइल के हिस्से में गाजा से छोड़े गए गुब्बारों ने भारी तबाही मचाई। फिर इजराइल ने इन गुब्बारों से हुई तबाही का जवाब दिया और टैंक से हमास आतंकियों के ठिकाने पर हमला कर दिया। इसकी जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने अपने ट्विटर हैंडल से दी। गाजा इजराइल का ये तनाव चरम पर है। पिछले दिनों गाजा ने इजराइल पर अपने विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े थे तो इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे। उसके पहले भी इजराइल ने गाजा पट्टी के चरमपंथी संगठन हमास के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इजरायली सेना ने साफ कहा था कि हमले में आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हमास का एक अहम मिलिट्री इलाका भी शामिल है। हालांकि इजराइल और गाजा दोनों की ही ओर से घायलों की संख्या जारी नहीं की गई थी, लेकिन इजरायली सेना ने गाजा को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल के नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियां हुई तो हमास को बुरा अंजाम भुगतना होगा।
आपको इस युद्ध के पीछे की कहानी भी बता देते हैं। दरअसल हमास के 2007 में गाजा पर नियंत्रण के बाद अब तक इजराइल और गाजा के बीच 3 बड़े युद्ध और कई छिटपुट झड़पें हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से गाजा की तरफ से भेजे गए विस्फोटक गुब्बारों से अगल बगल के इलाकों में खेती करने वाली जमीन भी तबाह हो गई है। इजराइल और गाजा की ओर से हो रहा ये युद्ध कब थमेगा कुछ पता नहीं। ये हिंसा कब खत्म होगी कोई अंदाजा नहीं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।